धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन है कि इस अवसर पर प्रेरक संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय रेल मंत्री भाई पीयूष गोयल जी, संसद में मेरे सभी सहयोगीगण, यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम से जुड़े अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, भाइयों और बहनों, आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। आज आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरते हम देख रहे हैं। साथियों, आज जब खुर्जा भाऊपर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गूंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है। ये दुनिया के बेहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है और ये सुनकर किसी को भी गर्व होगा कि इसमें मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही तैयार की गई है। भारतीयों ने ही उसको तैयार किया है। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट्र के सामर्थ्य का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कनेक्टिविटी राष्ट्र की नसें होती हैं, नाड़ियां होती हैं। जितनी बेहतर ये नसें होती हैं, उतना ही स्वास्थ्य और सामर्थ्यवान कोई राष्ट्र होता है। आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के रास्ते पर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ बीते 6 सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, वाटरवे हो या फिर हाईवे, आर्थिक रफ्तार के लिए जरूरी इन पांचों पहियों को ताकत दी जा रही है, गति दी जा रही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके एक बड़े सेक्शन का लोकार्पण भी इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनको अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो मालगाड़ियों के लिए बने विशेष ट्रैक हैं, विशेष व्यवस्थाएं हैं। इनकी जरूरत आखिर देश को क्यों पड़ी? हमारे खेत हो, उद्योग हो या फिर बाजार, ये सब माल ढुलाई पर निर्भर होते हैं। कहीं कोई फसल उगती है
उसको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना पड़ता है। एक्सपोर्ट के लिए बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। उसी तरह उद्योगों के लिए कहीं से कच्चा माल समंदर के रास्ते से आता है। उद्योग से बना माल बाजार तक पहुंचाना होता है, या फिर एक्सपोर्ट के लिए उसको फिर बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। इस काम में सबसे बड़ा माध्यम हमेशा से ही रेलवे रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, अर्थव्यवस्था बढ़ी, तो माल ढुलाई के इस नेटवर्क पर दबाव भी बहुत बढ़ता गया। समस्या ये थी कि हमारे यहां यात्रियों की ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों एक ही पटरी पर चलती हैं। मालगाड़ी की गति धीमी होती है। ऐसे में मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को स्टेशन पर रोका जाता है। इससे पैसेंजर ट्रेन भी समय पर नहीं पहुंच पाती है और मालगाड़ी भी लेट हो जाती है। मालगाड़ी की गति जब धीमी होगी, जगह जगह रोक टोक होगी, तो जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज्यादा होगी। इसका सीधा असर हमारे खेती, खनिज उत्पाद और औद्योगिक उत्पादों की कीमत पर पड़ता है। महंगे होने के कारण वो देश और विदेश के बाजारों में होने वाली स्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। भाइयों और बहनों, इसी स्थिति को बदलने के लिए फ्रेट कॉरिडोर की योजना बनाई गई। शुरू में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार करने की योजना है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के औद्योगिक शहर लुधियाना को पश्चिम बंगाल के दानकुनी से जोड़ रहा है। सैकड़ों किलोमीटर लंबे इस रूट में कोयला खाने हैं, थर्मल पावर प्लांट है, औद्योगिक शहर है। इनके लिए फीडर मार्ग भी बनाए जा रहे हैं। वहीं पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर महाराष्ट्र में जेएनपीटी को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है। लगभग 1500 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पीपावाव, दहेज और हजीरा के बड़े बंदरगाहों के लिए फीडर मार्ग होंगे। इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के इर्द-गिर्द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। इसी तरह उत्तर को दक्षिण से और पूरब को पश्चिम से जोड़ने वाले ऐसे विशेष रेल कॉरिडोर से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। भाइयों और बहनों, मालगाड़ियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेष सुविधाओं से एक तो भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी। दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी और मालगाड़ियां पहले से 2 गुना तक सामान की ढुलाई कर पाएगी, क्योंकि इन ट्रैक पर डबल डेकर यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बा ऐसी मालगाड़ियां चलाई जा सकेगी। मालगाड़ियां जब समय पर पहुंचती और पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा। हमारा सामान पहुंचाने का जो खर्च है वो कम होने के कारण सामान सस्ता होगा, जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा। यही नहीं, देश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, निवेश के लिए भारत और आकर्षक बनेगा। देश में रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, ये फ्रेट कॉरिडोर
आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है। लुधियाना और वाराणसी का कपड़ा निर्माता हो या फिरोजपुर का किसान, अलीगढ़ का ताला निर्माता हो या राजस्थान का संगमरमर कारोबारी, मलिहाबाद का आम उत्पादक हो या कानपुर और आगरा का लेदर उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग हो या फिर फरीदाबाद की कार इंडस्ट्री, हर किसी के लिए ये अवसर ही अवसर लेकर आया है। विशेष तौर पर औद्योगिक रूप से पीछे रह गए पूर्वी भारत को ये फ्रेट कॉरिडोर नई ऊर्जा देने वाला है। इसका करीब करीब 60% हिस्सा यूपी में है। इसलिए यूपी के हर छोटे बड़े उद्योग को इससे लाभ होगा। देश और विदेश के उद्योगों में जिस प्रकार यूपी के प्रति आकर्षण बीते सालों में पैदा हुआ है, वो और अधिक बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लाभ किसान रेल को भी होने वाला है। कल ही देश में 100वीं किसान रेल की शुरुआत की गई है। किसान रेल से वैसे भी खेती से जुड़ी उपज को देश भर के बड़े बड़े बाजारों में सुरक्षित और कम कीमत पर पहुंचाना संभव हुआ है। अब नए फ्रेट कॉरिडोर में किसान रेल और भी तेजी से अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में भी किसान रेल से अनेक स्टेशन जुड़ चुके हैं और इनमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों के पास भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी की बढ़ाई जा रही है। यूपी के 45 माल गोदामों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया गया है। इसके अलावा राज्य में 8 नए गुड्स शेड भी बनाए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गाजीपुर में 2 बड़े पेरिशेबल कार्गो सेंटर पहले ही किसानों को सेवा दे रहे हैं। इनमें बहुत ही कम दरों पर किसान फल सब्जियां जैसी जल्दी खराब होने वाली अपनी उपज स्टोर कर सकते हैं। साथियों, जब इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से देश को इतना फायदा हो रहा है, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर इसमें इतनी देरी क्यों हुई। ये प्रोजेक्ट 2014 से पहले जो सरकार थी, उसकी कार्य संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है। साल 2006 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद ये सिर्फ कागजों और फाइलों में ही बनता रहा। केंद्र को राज्यों के साथ जिस गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए थी, जिस अर्जेंसी से संवाद होना चाहिए था, वो किया ही नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि काम अटक गया, लटक गया, भटक गया। स्थिति ये थी कि साल 2014 तक 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बिछा गया। 1 किलोमीटर भी नहीं। जो इसके लिए पैसा भी स्वीकृत हुआ था, वो सही तरीके से खर्च नहीं हो पाया। साथियों, 2014 में सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए फिर से फाइलों को खंगाला गया। अधिकारियों को नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए कहा गया, तो बजट करीब करीब 11 गुना यानी 45,000 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गया। प्रगति की बैठकों में मैंने खुद इसकी मॉनिटरिंग की, इससे जुड़े स्टेक होल्डर से संवाद किया, समीक्षा की।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी संपर्क बढ़ाया, उन्हें प्रेरित प्रोत्साहित किया। हम नई टेक्नोलॉजी भी लाए। इसी का परिणाम है कि करीब 1100 किलोमीटर का काम अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। सोचिए, 8 साल में एक भी किलोमीटर नहीं और 6-7 साल में 1100 किलोमीटर। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजनीतिक उदासीनता का नुकसान सिर्फ फ्रेट कॉरिडोर को ही नहीं उठाना पड़ा है, पूरे रेलवे से जुड़ा सिस्टम ही इसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा है। पहले फोकस ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर रहता था ताकि चुनाव में उसका लाभ मिल सके, लेकिन जिस पटरियों पर ट्रेन को चलाना था उन पर निवेश ही नहीं किया जाता था। रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण को लेकर वो गंभीरता ही नहीं थी। हमारी ट्रेनों की स्पीड बहुत कम थी और पूरा नेटवर्क जानलेवा मानव रहित फाटकों से भरा हुआ था। साथियों, हमने 2014 के बाद इस कार्यशैली को बदला, इस सोच को बदला। अलग से रेल बजट की व्यवस्था को खत्म करते हुए हमने ऐलान करके भूल जाने वाली राजनीति को बदला। हमने रेल ट्रैक पर निवेश किया, रेलवे नेटवर्क को हजारों मानव रहित फाटकों से मुक्त किया, रेलवे ट्रैक को तेज गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए तैयार किया, रेलवे नेटवर्क के चौड़ीकरण और बिजलीकरण दोनों पर फोकस किया। आज वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चल रही है और भारतीय रेल पहले से कहीं अधिक सुरक्षित भी हुई है। साथियों, बीते सालों में रेलवे में हर स्तर पर रिफॉर्म्स किए गए हैं। रेलवे में स्वच्छता हो, बेहतर खाना पीना हो या फिर दूसरी सुविधाएं, फर्क आज साफ नजर आता है। इसी तरह रेलवे से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने आत्मनिर्भरता की बहुत बड़ी छलांग लगाई है। भारत आधुनिक ट्रेनों का निर्माण अब अपने लिए भी कर रहा है और निर्यात भी कर रहा है। यूपी की ही बात करें तो वाराणसी स्थित लोकोमोटिव वर्क्स भारत में इलेक्ट्रिक इंजन बनाने वाला बड़ा सेंटर बन रहा है। रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री को भी बीते 6 सालों में डेंटिंग पेंटिंग की भूमिका से हम बाहर निकाल कर लाए हैं। यहां अब तक 5000 से ज्यादा नए रेलवे कोच बन चुके हैं। यहां बनने वाले रेल कोच अब विदेशों को भी निर्यात किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारे अतीत के अनुभव बताते हैं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दल की विचारधारा का नहीं, देश के विकास का मार्ग होता है। ये 5 साल की पॉलिटिक्स का नहीं, बल्कि आने वाली अनेकों पीढ़ियों को लाभ देने वाला मिशन है। राजनीतिक दलों को अगर स्पर्धा करनी ही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में स्पर्धा हो, स्पीड में स्पर्धा हो, स्केल को लेकर के स्पर्धा हो। मैं यहां एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए
कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। गरीब ने अपने पेट काट करके पैसा दिया है, तब सब बनता है। इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब, देश के सामान्य जन को चोट है। इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी नहीं भूलना चाहिए। साथियों, जिस रेलवे को अक्सर निशाना बनाया जाता है, वो किस सेवा भाव से मुश्किल परिस्थितियों में भी देश के काम आती है, ये कोरोना काल में दिखा है। मुश्किल में फंसे श्रमिकों को अपने गांव तक पहुंचाना हो, दवा और राशन को देश के कोने कोने तक ले जाना हो, या फिर चलते फिरते कोरोना अस्पताल जैसी सुविधा देना हो, रेलवे के पूरे नेटवर्क का, सभी कर्मचारियों का ये सेवा भाव देश हमेशा याद रखेगा। यही नहीं, इस मुश्किल समय में रेलवे ने बाहर से गांव लौटे श्रमिक साथियों के लिए 1 लाख से ज्यादा दिनों का रोजगार भी सृजित किया है। मुझे विश्वास है कि सेवा, सद्भाव और राष्ट्र की समृद्धि के लिए एकनिष्ठ प्रयासों का ये मिशन अनवरत चलता रहेगा। एक बार फिर यूपी सहित देश के तमाम राज्यों को फ्रेट कॉरिडोर की नई सुविधा के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और रेलवे के सभी साथियों को भी शुभकामनाएं देने के साथ साथ उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस फ्रेट कॉरिडोर का आगे का काम भी हमें तेज गति से चलाना है। 2014 के बाद जो गति हम लाए थे, आने वाले दिनों में उससे भी ज्यादा गति लानी है। इसलिए मेरे रेलवे के सारे साथी जरूर देश की आशा अपेक्षा पूरी करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर